नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर बिगिन टू लर्न में। मैं उपस्थित हूँ आपके सामने चल रहे टॉपिक वर्ब का अगला भाग लेकर। पिछले वर्ब में हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं। और आज इस भाग में हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, क्रिया के प्रकार, और वहां हम जानेंगे फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। फाइनाइट वर्ब में भी मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और उसमें भी आज हम केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक्स को दे दिया है, वहां से आप जाकर के पिछली वीडियो को दे सकते हैं। दूसरी मेरी आपसे ये निवेदन मेरा यह है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि मैंने पहले ही कई वीडियो में हर बार वीडियो में बोलता हूं कि आपको मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं, बेसिक से एडवांस जरूर है, लेकिन बहुत डिटेल से, बहुत डीप से पढ़ा रहा हूं। अगर आपने वीडियो बिल्कुल जरा भी स्किप की तो वहां आपका नुकसान हो जाएगा। नुकसान इन द सेंस, वहां पर अगर नियम और कुछ रूल्स और यूजेस आप वहां छोड़ देंगे। हो सकता, हाँ, इतना कर लीजिए कि आप वीडियो को फास्ट फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं, लेकिन स्किप मत करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो लेट्स बिगिन टू लर्न फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आज है हमारा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। तो चलिए सर, क्रिया के प्रकार जैसे मैंने, सर आपने इंट्रोडक्शन टू वर्ब नहीं देखा है, जो कि डिटेल इंट्रोडक्शन है, तो आप यहाँ बहुत सारी चीजें मिस करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ से अब सीधा सीधा इंट्रोडक्शन नहीं देने वाला हूँ, कुछ ही बातें बताऊंगा, उसके बाद फिर सीधा टॉपिक शुरू, यूजेस और रूल्स में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो फॉर्म ऑफ वर्ब में अगर आपको ध्यान है तो मैंने पहले ही कहा था दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो होता है आपका फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है आपका नॉन फाइनाइट। ठीक है सर, पहला फाइनाइट वर्ब और दूसरा नॉन फाइनाइट। इतना तो आपको ध्यान है। जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम फाइनाइट वर्ब की, मैंने पहले कहा कि हम आज बात करेंगे फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। तो फाइनाइट वर्ब्स में भी अगर हम आगे बढ़े तो मैंने क्या, अगर फाइनाइट वर्ब्स का अगर आपको पहचान पता है, ध्यान है, अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा है, तो क्या पहचान होती है आपकी फाइनाइट वर्ब्स की? फाइनाइट वर्ब्स की पहचान होती है कि अकॉर्डिंग टू नंबर, टेंस और पर्सन ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है सर, ये अकॉर्डिंग टू नंबर, पर्सन और टेंस, ठीक है, चेंज होते रहते हैं। इतनी सी बात आपको क्लियर है? और एग्जाम्पल्स भी मैंने इनके कुछ दिए थे, एग्जाम्पल्स मैंने दिए थे आपको। एग्जाम्पल्स दिए थे मैंने लिखा, मैं यहां पे लिखता हूं फिर से, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो यहां देखिए नंबर आपका सिंगुलर है और आपकी जो फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब जो है आपकी वहां सिंगुलर आई है। इसका मैं अगर टेंस चेंज कर देता हूं, यानी हो जाएगा आपका फिर ही प्लेड क्रिकेट। ठीक है, और अगर आप इसका नंबर चेंज करते हैं तो मैं कर देता हूं दे प्ले क्रिकेट। ठीक है सर, तो देखिए तीनों केसेस में यहां आपकी इसने अपना रूप चेंज कर लिया है, हर बार नंबर में, हर बार आपका टेंस में भी, हर बार इस तरीके से रूप चेंज करती है। चलिए, तो ये तो थी आपकी फाइनाइट वर्ब्स, मींस ये चेंज होती रहती है। अब फाइनाइट वर्ब्स के भी मैंने प्रकार बताए थे आपको। फाइनाइट वर्ब्स के प्रकार कौन से बताए थे, अगर आपको ध्यान है तो मैंने बताया था फाइनाइट वर्ब आपकी होती है दो तरीके की। ठीक है सर, फाइनाइट वर्ब आपकी दो तरीके की होती है। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी चीज मिस कर देंगे यहाँ। पहली होती है आपकी मेन वर्ब और दूसरी होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब। इतना सबको ध्यान है? मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स में इनको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और पहले थोड़ा सा जान लेते हैं मेन वर्ब के बारे में, उसके बाद बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, आपको ध्यान होगा।
पहला था स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, पहला था स्ट्रॉन्ग वर्ब्स और दूसरा था वीक वर्ब्स। अब आपका ये स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब क्या होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया था। स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आपकी वो होती हैं जिनका प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीन फॉर्म होती है मेन वर्ब की। ठीक है, मेन वर्ब की आपकी तीन फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। उसमें हम चौथी फॉर्म जीरंड भी ऐड कर देते हैं। ठीक है सर, तो अगर आप यहाँ स्ट्रॉन्ग वर्ब की बात करेंगे तो इसकी तीनों फॉर्म्स डिफरेंट होंगी। अगर आप स्ट्रॉन्ग वर्ब्स की बात करेंगे तब इसकी तीनों फॉर्म डिफरेंट होंगी। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स इन प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। यही तो था, कुछ और तो था नहीं सर। ठीक है ना, तो ये तीनों फॉर्म्स में अलग अलग था, प्रेजेंट फॉर्म में अलग होगा, पास्ट फॉर्म में अलग होगा और इनकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में अलग होगी। इसके भी मैंने एग्जांपल्स दिए थे, तो एग्जांपल्स देखिएगा क्या क्या थे। मैं इधर प्रेजेंट फॉर्म एक दो ही एग्जांपल बताने वाला हूं मैं इस जगह, आप ये मत सोचिए कि आप मैं पूरा पूरा बताने वाला हूं। ठीक है सर, अगर इनके देखिए आपका प्रेजेंट फॉर्म क्या थी आपकी, मैं लिख देता हूं इधर गो, इधर तो पास्ट फॉर्म वेंट हो जाएगी और पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगी इसकी गॉन। ठीक है, तो ऐसे ही मैं लिखता हूं राइट, रोट और इधर हो जाएगा आपका रिटर्न। तीनों की तीनों फॉर्म्स आपकी अलग अलग हैं। ठीक है, गो वेंट गॉन हो गया। ठीक है सर, राइट रोट रिटर्न हो गया। इस तरीके से तीनों की तीनों फॉर्म देखिए, यहाँ राइट है, या रोट है, या इधर रिटर्न है। ऐसे ही अगर आप बात करें अब वीक वीक वर्ब्स की, तो वीक वर्ब्स आपकी क्या होने वाली है, वीक वर्ब्स आपकी हो जाने वाली हैं। अब यहां तो आपका पास्ट प्रेजेंट और तीनों अलग थे, वहां क्या होता था आपका ईडी लगा देंगे, डी लगा देंगे या फिर टी लगा देंगे। उनकी पास्ट प्रेजेंट फॉर्म में ईडी डी और टी लगाएंगे उनका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। यही तो था। ठीक है सर, पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे तो ये लगा देंगे डी ईडी और टी। जैसे मैं यहां लिख दूं, मैंने लिखा इधर लाफ। ठीक है, ऐसे ही इसका लाफ्ड हो जाएगा, ईडी लग गया और थर्ड फॉर्म इसकी लाफ्ड ही रहती है। और ऐसे ही मैं लिख दूं, जैसे वीप लिखा मैंने, इसमें वेप्ट हो जाएगा और इधर भी ये वेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी, तो यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब आती है बात ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ये तो मेन वर्ब्स थी आपकी, ये आपको याद कर लेनी है। मैं आपको नीचे पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा। मैंने अपना एक आपको एक चीज और बता दूं, टेलीग्राम चैनल मैंने ज्वाइन बना दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिए, जिससे वहां पर आपको पीडीएफ एक्सरसाइज के लिए मिलती रहेंगी। ठीक है सर, ये बात मुझे पहले बोलनी चाहिए लेकिन अब मुझे ध्यान आ रही तो मैंने बता दिया है आपको, और लास्ट में एक बार फिर से रिमाइंड करा दूंगा, वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए, अब बात आती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, जहां जो काम है जिसके बारे में आप हमको आज पढ़ना है। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी मैंने क्या कहा था आपको, दो पार्ट्स में डिवाइड की थी। पहले तो थी आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है सर, और दूसरी थी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी। ये तो थी, कुछ अलग तो नहीं बता रहा मैं अभी। प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी में तो क्या था आपका, टू बी। टू बी की फॉर्म होती है आपकी प्रेजेंट फॉर्म में, प्रेजेंट टेंस में आप यूज करते हैं इज, आर और एम को। ठीक है, पास्ट फॉर्म में आप यूज करते हैं वाज और वर को। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से एक जो ऑक्सिलरी है हमारी मेन वर्ब है डू, उसे हम ऑक्सिलरी ग्रुप में भी यूज करते हैं।
तो उसका डू, डज और डिड, तीनों फॉर्म्स को हम ऑक्सिलरी के रूप में भी यूज कर लेते हैं, जबकि होती है आपकी ऑर्डिनरी या फिर मेन वर्ब है। ऑर्डिनरी आपकी मेन वर्ब होती है। इतनी सी बात क्लियर है आपके लिए यहां? चलिए मैं आपको एग्जांपल बता दूं अब इनके। देखिए एग्जांपल्स भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताए थे और अभी भी जरा समझ लेते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में बता दूं, देखो यहाँ ही इज अ बॉय, मैं लिखता हूं ही इज अ बॉय, वो लड़का है, ठीक है। हालांकि और शी इज नॉट क्लेवर। अभी इन दोनों एग्जांपल्स को जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ ये आपको एक और चीज समझने में सीखने को मिलेगी, वो देखना जरा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो यहां से अब हमारा टॉपिक शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज। ठीक है सर। तो यहां से अब हम पहले तो सबसे पहले आएगा आपका यूज ऑफ बी या फिर टू बी एज प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है सर। अब प्राइमरी ऑक्सिलरी में कैसे यूज करेंगे हम बी का? देखिए सीधी बात है, जब हम बी को मुख्य क्रिया के साथ उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए यूज करते हैं, उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए यूज करते हैं, तब वो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी का काम करती है। ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूं, समय ज्यादा लगता है, फिर ये बोलते हैं कि सर वीडियो लंबी हो जाती है। मैं लिख नहीं रहा हूं, समझ लें। मैं बोल रहा हूं सीधी बात, जब बी का यूज करेंगे हम मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब के साथ, तब क्या होगा आपका? जब आपकी जो बी है ये एक्ट करेगी एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी। ठीक है, एक्ट एज प्राइमरी ऑक्सिलरी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं एग्जाम्पल बताता हूं, तब आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको, देखिए मैं लिख देता हूं जैसे यहां पर अभी मैंने लास्ट में एग्जाम्पल दिया था, मैं लिखता हूं ही इज रनिंग, थोड़ा अलग देता हूं। तो इज जो है आपका बी फॉर्म है, दूसरा रनिंग जो है आपका प्राइमरी वर्ब है। ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, सॉरी आपका मेन वर्ब है, प्राइमरी क्यों आपका प्रिंसिपल वर्ब और मेन वर्ब है। तो इसके साथ हमने यूज किया तो इसका मीनिंग क्लियर कर रहा है ये। तो अब ये आपका ऑक्सिलरी के एज ऑक्सिलरी प्राइमरी ऑक्सिलरी एक्ट कर रहा है। ठीक है, एक तो ये चीज है आपकी समझ में आ गई। मतलब आपने यहाँ मेन वर्ब रनिंग यूज की, मैं लिख देता यहाँ ही इज राइटिंग, तब तब भी आपका राइटिंग मेन वर्ब है आपका, और इज का यूज हमने किया है उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए, तब ये आपका क्या है? इज प्राइमरी ऑक्सिलरी। इतनी सी बात क्लियर है। चलिए अब इसका यूज, पहला यूज क्या है आपका? ये तो ठीक है, प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में हमने इसे यूज कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट यूज जो है हमारा, नेक्स्ट यूज है हमारा कि हम इसका कभी भी कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंसेस या सेंटेंसेस होंगे आपके, कंटिन्यूअस वाले या प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस या फिर टेंसेस। ठीक है, उनको बनाने के लिए हम इनका यूज करेंगे। जैसे आपका कंटिन्यूअस कहां कहां आते हैं? एक तो कंटिन्यूअस आएगा आपका प्रेजेंट में भी कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, पास्ट में भी होता है। ठीक है सर। तो अभी फिलहाल बी का केवल प्रेजेंट पास्ट का कंटिन्यूअस बनाने के लिए यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं इधर, एग्जाम्पल मैं यही लिख देता हूं, जैसे मैं लिख देता हूं, मैंने एक एग्जाम्पल यही उठा लीजिए, ही इज रनिंग। तो ये क्या है आपका? ही इज रनिंग में आपका क्या हो गया? ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, ही इज रनिंग।
यहीं पे लिख देते हैं इसे। चलिए दोबारा लिख ही देता हूं इसे। मैंने लिख दिया ही इज रनिंग। ठीक है, तो अब आपका इज यहां पर हेल्पिंग वर्ब का काम यहां कर रहा है और मेन वर्ब आपका ये है। इसका क्या है, प्रेजेंट का अपने कंटिन्यूस फॉर्म बना दिया है। ठीक है सर, ऐसे ही पास्ट में जाएंगे तो ये क्या हो जाता आपका, ही वाज रनिंग हो जाता। ये तो सिंगुलर के है, आपका नंबर देखेंगे तो आपका नंबर सिंगुलर है। नंबर चेंज करेंगे यहां तो क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर चेंज करेंगे तो इज की जगह यहां आर हो जाएगा और यहां वाज की जगह वर्ब हो जाएगा, अगर आप इसे प्लूरल बनाते हैं तब। इतनी सी बात क्लियर है, क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये तो आपका दूसरा यूज था। अब तीसरा यूज क्या है आपका, तीसरा यूज समझ लेते हैं जरा, क्या होगा तीसरा यूज। अब इसको हम हमेशा पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज भी करते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज करेंगे, तब कैसे करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने के लिए यूज करेंगे तब कैसे करेंगे, ये आपका जो बी फॉर्म होगी वर्ब की, बी वाली वर्ब प्लस इसमें हम पास्ट पार्टिसिपल जोड़ेंगे। बी प्लस में पास्ट पार्टिसिपल। बी का मतलब आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, इज आर एम वाज वर। ठीक है सर, यहां एग्जांपल्स देखिए अब। एग्जांपल्स मैं देता हूं। मैंने लिख दिया लेटर, अ लेटर इज रिटन। अब ये क्या है आपका, अ लेटर इज रिटन मीन्स एक पत्र लिखा गया या लिखा हुआ है। ठीक है, आपका पैसिव वॉइस में आ गया। ऐसे ही आपका अ बुक वाज रिटन, पुस्तक लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में है, ये भी पैसिव वॉइस में है और ये भी आपका पैसिव वॉइस में है। क्लियर है इतना। ठीक है, ठीक है सर। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका पैसिव वॉइस बनाना था। दूसरा, अब इसका जो नेक्स्ट यूज है वो होगा आपका ऑक्सिलरीज ऑफ टेंसेस। ठीक है, बी वर्ब्स एज ऑक्सिलरीज ऑफ टेंसेस। टेंस की ऑक्सिलरीज या टेंस की सहायक क्रिया में हम इनका इस्तेमाल करेंगे। काल की सहायक क्रिया। ठीक है, टेंस को आप हिंदी में कहते हैं काल की सहायक क्रिया। टेंस को आप हिंदी में काल कहते हैं। ठीक है, अब काल की सहायक क्रिया कैसे बनेगी, तो आपकी जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होती हैं उनके साथ हम हैव का यूज करेंगे यहां। ठीक है, एक चीज मैं यहां लिख दूं, बी का जो इस्तेमाल होता है, बी, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, बी प्लस इंट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब में भी कौन सी वाली वर्ब्स होंगी आपकी, इंट्रांजिटिव वर्ब में आपकी कौन सी वाली वर्ब्स होंगी, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ये वर्ब्स होंगी आपकी प्रोग्रेशन दिखाने वाली। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आपकी ये कौन सी वाली वर्ब्स होंगी, मोशन या प्रोग्रेशन दिखाने वाली, मोशन शो करने वाली, मोशन वर्ब्स। जैसे एग्जांपल्स मैं लिख देता हूं। मैं लिखता हूं यहां पर अराइव, मोशन आता है इसमें भी। गो, मोशन है। कम, मोशन है। डिपार्ट, मोशन है। ठीक है, राइज, उगना, मोशन है। फॉल, इसमें मोशन होता है। पास, ठीक है सर। ऐसे ही एस्केप और रिटर्न, इस तरीके से आपकी ये सारी की सारी वर्ब जो है मोशन शो करेंगी। ठीक है सर, अब इनके साथ हम हैव का यूज करेंगे। ठीक है, इनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। अब एग्जांपल्स देखें।
देखिए हैव का यूज करेंगे तो आपका, जब हैव का यूज करेंगे तो आपका टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल। जब हैव का यूज करेंगे तो आपका टेंस कौन सा हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल टेंस, ठीक है, या फिर परफेक्ट टेंस जिसे कहते हैं। अब ये जो पिछली बार यहां जो मैंने ये वाली वर्ब्स आपकी लिखी हैं, ये वर्ब्स में मींस आपकी अराइव, कम, गो, ये वाली अराइव, कम, गो, डिपार्ट, राइज, फॉल, ये वाली वर्ब्स के साथ हम क्या करेंगे, जब इनका परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, परफेक्ट टेंस में यूज करते समय, तो हम इनके साथ में बी फॉर्म की इज, आर, एम और वाज वर्ब को लगा देंगे। जनरली इन वर्ब्स का यूज हम हैज, हैव के साथ यूज करते हैं। एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, देखिए कैसे। पहला एग्जांपल में लिखा दे हैव कम, मोशन वाली वर्ब्स हैं, हैव का यूज आया, दे हैव कम। अब इसमें क्या है, आपका जो पास्ट पार्टिसिपल बना वो क्या है, विद, आपका ये विद हैव है, या तो विद हैव कह दीजिए या फिर विदाउट बी फॉर्म के। इसमें हमने बी फॉर्म कहीं भी यूज नहीं की है। अब बी फॉर्म के साथ कैसे बना सकते हैं, मैं इसे लिख सकता हूं, दे आर कम। तो ये सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा, सेंटेंस आपका सही रहेगा हमेशा। अब ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल आपका विद बी, विद बी फॉर्म। इतनी सी बात क्लियर है। ऐसे ही मैं लिखता हूं इधर, श्याम हैड गॉन। जैसे अब ये आपका पास्ट पार्टिसिपल अगेन विदाउट बी फॉर्म है, लेकिन यहां इसकी जगह मैं लिख सकता हूं श्याम वाज गॉन। आपका गलत नहीं होगा, ये बी फॉर्म के साथ हमने इसका इस्तेमाल कर दिया। ठीक है सर, ये तो आपका बी फॉर्म के साथ इस्तेमाल हो गया। यहां तक आपने प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज सीखा है। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज इज, आर, एम, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में बी वाली फॉर्म थी आपकी, इज, आर, एम, वाज वर्ब का यूज। अब इसके बाद जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज में दूसरी बताने वाला हूं वो है आपकी डू, डज और डिड वाली। ठीक है, जो अक्सर करके मैंने पहले बता दिया था, डू, डज और डिड क्या होती है आपकी, डू एक मेन वर्ब की में से यूज करते हैं, ठीक है सर, जो आपकी स्ट्रॉन्ग मेन वर्ब होती है। लेकिन इसको हम जब दूसरी मेन वर्ब के साथ यूज करने लगते हैं तो ये क्या करती है आपकी, अकॉर्डिंग टू टेंस आपकी ऑक्सिलरी वर्ब बन जाती है। तो अब यहां से हम सीखेंगे किसका, डू, डज एंड डिड एज ऑक्सिलरी। अब ये ऑक्सिलरी का काम किस तरीके से करेंगी, इसी भी हम देख लेते हैं। चलिए सर देखते हैं एक बार। जब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो जब आपकी डू, डज और डिड मेन वर्ब के लिए यूज करी, मेन वर्ब की फॉर्म में यूज की जाएंगी, तो ये हमेशा आपकी ट्रांजिटिव वर्ब रहती है और इसे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत रहती है हमेशा। ठीक है सर, तो मैं लिख दूं, इसे याद कर लीजिए, मैं लिख देता हूं यहां, व्हेन डू, डज एंड डिड are used as principal verb, they remain transitive। ये आपकी सकर्मक रहेंगी। ठीक है सर, और इनको क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक का मतलब जानते हैं आपका, ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, दे नीड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं यहां आपके सामने एग्जाम्पल भी लिख देता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखा मैंने, राकेश डज हिज वर्क, राकेश अपना काम करता है। अब ये जो आपका डज जो है यहां ऑक्सिलरी नहीं है, आपका ये प्राइमरी वर्ब है। अब प्राइमरी वर्ब है तो आपका ये ट्रांजिटिव वर्ब है। यहां किसका काम कर रहा है, ये
प्राइमरी वर्ब का। अब प्राइमरी वर्ब का काम कर रहा है तो इसको सीधी सी बात है, मैंने कह दिया ये ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा, आपको इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ आपका, वर्क ऑब्जेक्ट है, एंड राकेश डज हिज वर्क, तो वर्क को इसे इस्तेमाल करना पड़ा है एज ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही और भी एग्जांपल देख सकते हैं। इसका पास्ट फॉर्म बना दीजिए, राकेश डिड हिज वर्क हो जाएगा, तो वहां भी आपका डिड सेकंड फॉर्म आएगी एज अ मेन वर्ब, और उसको हिज वर्क आपका ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ गई है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मैं लिख देता हूं, चलिए इसी का मैं पास्ट टेंस चेंज कर देते हैं, राकेश डिड हिज वर्क। तो यहाँ आपका डिड जो है मेन वर्ब है। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में काम कर रही है। ठीक है, और अगर आपको प्लूरल की जरूरत है तो डू कहाँ आएगा, आपको पता है डू हमेशा प्लूरल के साथ में यूज करते हैं, नहीं पता तो हमने बता दिया आपको, डू हमेशा प्लूरल के साथ में यूज किया जाएगा। और यहाँ आप मैं ऐसे लिख देता हूं दे, मैं लिखता हूं दे डू देयर वर्क। अब क्या हो गया, यहाँ पर डू है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ वर्क से ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है, पहला यूज। ठीक है, अब ये तो हमने देख लिया इसका। अब इसका हम कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज कर देते हैं, डू डज और डिड का यूज हम कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब के यूज में रूप में भी कर देते हैं। तो मैं बता दूं क्या है, मैं लिख देता हूं इस जगह डू डज एंड डिड एज इंट्रांजिटिव। अब इंट्रांजिटिव में कैसे यूज करेंगे आप इनको, अकर्मक क्रिया के रूप में कैसे यूज करेंगे, अकर्मक क्रिया के रूप में। अकर्मक क्रिया के रूप में देखते हैं क्या होगा इसका। देखिए कभी कभी हम कंपैरिजन जब करते हैं ना, दूसरे का कंपैरिजन करते हैं, तब वहां हम इनको अकर्मक क्रिया के रूप में यूज करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं डू एज मोहन डज, ऐसा करो जैसा मोहन करता है। ठीक है, तो यहां आपका ये इंट्रांजिटिव, ये जो डज जो है आपका, ये इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हमने इसे यूज किया है, डज। अब इसके बाद इसको कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। आपको भी पता है इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब नीड नो ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, तो यहां भी किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी। ठीक है, ऐसे ही मैं लिखता हूं डू एच शीला डिड, ऐसा करो जैसा शीला ने किया। तो यहाँ आपका जो डिड है, ये आपका इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में हमने यूज किया है, और इसको भी आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। क्लियर, चलिए सर, अब नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं इसका। नेक्स्ट यूज जो है आपका वो है ऑक्सिलरीज फॉर्म इन इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव टेंसेस या फिर सेंटेंसेस। ठीक है, आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज होंगे वहां पर आप ऑक्सिलरी फॉर्म का यूज करेंगे। कौन सी वाली, डू डज डू डज और डिड का। ठीक है, डू डज और डिड आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहां आएंगे वहां पर इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहां एग्जांपल लिख देता हूं मैं लिखता हूं डू यू वांट टू रीड दिस नोवेल। अब यहाँ क्या है आपका डू एज अ इंटेरोगेटिव या फिर एज अ ऑक्सिलरी यूज हुआ है। अब यहाँ किसका काम कर रहा है, ये ऑक्सिलरी का। ठीक है सर, ऐसे ही ये डू का हो गया, इसका सिंगुलर फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, यहां मैं यूज कर देता हूं डज, तो किसी नाम, किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, डज सोहन
राइट अ लेटर। तो आपका डज क्या है, ऑक्सिलरी फॉर्म है। ठीक है, ऐसे डिड हो जाएगा आपका, डिड रमेश गो टू आगरा। क्या रमेश आगरा गया था, तब क्या है आपका डिड यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है सर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आप समझ लीजिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। इतने समझदार तो आप हैं। ठीक है, तो चलिए, ये मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, ये अगर किसी को बुरा लगता है तो बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ठीक है सर, चलिए अब मैं यूज करता हूं इनको, यूज एज, एज हटाइए यहां से, एज गलत है, यूज टू एम्फेसाइज, यूज टू एम्फेसाइज सेंटेंस। ठीक है, अब सेंटेंस में किसी भी काम पर जोर देने के लिए इसे हम करेंगे। इसके लिए जोर डालने के लिए। अब जोर डालने के लिए किस तरीके से यूज करेंगे, ये यूज आप, हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे। डू डज और डिड का यूज आप जोर डालने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल यहां लिख दूं, एग्जाम्पल्स ही लिखता हूं मैं इधर, तो जल्दी जल्दी समझ में आएगा। मैं लिखा ही डज रीड हिज बुक। ठीक है, ही डज रीड का मतलब सिंगुलर नंबर है तो डज का यूज कर दिया, वह अपनी किताब पढ़ता तो है। ठीक है, तो जहां कहीं जिद की बात आती है, किसी काम पर जोर डालते हैं कि वो अपनी किताब पढ़ता तो है, मैं कहता हूं किताब नहीं पढ़ता, अरे पढ़ता तो है अपनी किताब, तो वहां पर हम जोर डालने के लिए हिंदी में पढ़ता तो हो गया, लेकिन ये क्या हो गया इंग्लिश में, इंग्लिश में यहां पर तो का मतलब डज है। ठीक है, यहाँ पर डज का मतलब तो है, वह अपनी पुस्तक या किताब पढ़ता तो है। तो अब से पहले, अगर अब से पहले आपको नहीं पता था तो आज आपने सीख लिया, अगर पता था तो आज नहीं, दोबारा से आप पढ़ लीजिए। अगर अब के बाद किसी सेंटेंस में आपको एम्फेसाइज करना है, जोर डालना है, तो वहां पर आप अकॉर्डिंग टू नंबर डू डज और डिड का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सिंगुलर नंबर कर देंगे, सॉरी प्लूरल नंबर कर देंगे, नंबर चेंज करेंगे, तो आपका ये यहाँ पर डू हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, चलिए मैं लिख देता हूं इधर, आई डू नो माई वर्क। मुझे अपना काम पता है, मीन्स मुझे अपना काम पता तो है, क्योंकि तुम्हें अपना काम नहीं पता है, मुझे अपना काम पता तो है। ठीक है सर, तो आई डू नो माई वर्क, तो यहां पर आपका ये एम्फेसाइज हो गया। और ऐसे ही आप डिड का यूज कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं ही, मैं लिखता हूं आप कहां गया था, ही, मैं वो मार्केट नहीं गया, तो मैं कहता हूं ही डिड गो टू मार्केट। ठीक है, ही डिड गो टू मार्केट, ही डिड का मतलब अब यहां पर वेंट नहीं आएगा, यहां इसका यूज हम डिड कर देंगे, तो वो मार्केट गया तो था कल, वो मार्केट गया तो था कल, इस तरीके से। तो यहां पर हम वेंट नहीं करेंगे, अब इसके साथ हम इसे डिड का यूज करेंगे। ठीक है सर, इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई है, और आ जानी भी चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला यूज देखते हैं। अगला यूज जो है आप यहां पर नेगेशन यानी नकारात्मकता दिखाने के लिए करेंगे। नकारात्मक दिखाने के लिए मतलब नकारात्मकता का मतलब है आपके जो नेगेटिव सेंटेंसेज होंगे सारे के सारे, वहां डू डज और डिड का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, आपका टू शो नेगेशन। नेगेशन का मतलब नकारात्मकता, नकारात्मकता दिखाने के लिए। ठीक है, नेगेशन दिखाएंगे, नकारात्मक दिखाएंगे। अब नेगेशन नकारात्मकता किस तरह दिखा सकते हैं आप, वो दिखाएंगे आप डू डज या फिर डिड प्लस इसके साथ में आप नॉट लगा देंगे, सबको पता है ये। ठीक है सर, तो एग्जांपल्स आप देख लीजिए, एग्जांपल्स क्या होंगे आपके। एग्जांपल्स में लिख देता हूं,
तो मैं लिखता हूं ही डज नॉट, डज प्लस नॉट, ठीक है। ये तो था सिंगुलर नंबर है। स्लीप इन द मॉर्निंग, वह सुबह नहीं सोता है, ठीक है। तो डज प्लस नॉट आ गया, नकारात्मकता आ गई, ठीक है। ऐसे ही प्लूरल कर दीजिए इसका। प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट, डू प्लस नॉट हो गया, स्पीक लाउडली, मैं तेज नहीं बोलता हूं, डू नॉट स्पीक लाउडली, ठीक है। ऐसे ही डिड का हो जाएगा, मैं लिख देता हूं शी डिड नॉट सिंग यस्टरडे, उसने कल गाना नहीं गाया, तो डिड नॉट, ये नकारात्मकता हो गई आपकी, ठीक है सर। अब एग्रीमेंट, अगला जो यूज है वो है एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट के लिए, ठीक है सर। मैं जल्दी जल्दी खींच रहा हूं, इससे वीडियो लंबी ना हो जाए और टॉपिक एक बार में क्लियर हो जाए। तो क्या होता है आपका, टू शो एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट, एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट दिखाने के लिए, सहमति या असहमति, आप जानते ही हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूं सहमति या असहमति दिखाने के लिए। सहमति या असहमति के लिए कैसे यूज करेंगे, देखिए एग्जांपल्स में लिखता हूं। मैं लिखता हूं ये सहमति असहमति हमेशा किस में होती है, एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा बातचीत में। सहमति असहमति कहां होती है, बातचीत में। जब भी आप दो लोग बात कर रहे हैं, तो दो या दो से लोग जब अधिक बात करेंगे तो किसी भी एक पर्सन के लिए बात करते हैं, वहां पर आप सहमति, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट वहां पर आएगा। जैसे मैं लिखता हूं किसी लड़के की बात चल रही है, श्याम की बात चल रही है, श्याम स्पीक्स ट्रुथ, श्याम सच बोलता है। तो कुछ लोग कहेंगे यस ही डज, ठीक है। और कुछ लोग कहेंगे नो ही डज नॉट, पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन यही तो हो जाएंगे, यस ही डज और नो ही डज नॉट। तो ये यहाँ ही डज वाले लोग जो हैं वो सहमति दिखा रहे हैं और डज नॉट ला वाले लोग जो हैं असहमति दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर प्लूरल नंबर होगा तो डू नॉट और डू और डू नॉट हो जाएगा। और अगर बात पास्ट की आ रही होगी कि उसने सच बोला, यस ही डिड, और या फिर यस ही डिड नॉट, ठीक है सर। इतनी बात समझ में आ गई आपके में, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां आपने एक चीज नोटिस की कि यहां पर हम जो एग्रीमेंट दिखा रहे हैं, तो यहां पर जब एज ऑक्सिलरी यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां पर ऑक्सिलरी के साथ में, जैसे आप नोट में लिख लीजिए कि मैं लिख देता हूं यहां इन सच एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट, इन सच एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स द ऑक्सिलरी, मीन्स ऑक्सिलरी का मतलब आपकी ये डू डज और डिड वाली, नीड नॉट बी फॉलोड बाय प्रिंसिपल वर्ब। यहां इसे प्रिंसिपल वर्ब या फिर मुख्य क्रिया जैसे कह दीजिए आप, मुख्य क्रिया की जरूरत इसे नहीं पड़ेगी इस जगह, ठीक है सर। प्रिंसिपल वर्ब, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब, इस जगह यहां हमको कुछ भी मेन वर्ब की लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा जो नेक्स्ट यूज है इसका, वो यूज करेंगे हम क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए। क्वेश्चन टैग्स बनाने के लिए मैं लिखता हूं टू मेक क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग्स कैसे बनाएंगे, देखिए मैं लिखता हूं ब्रिजेश डज नॉट रन, ब्रिजेश नहीं दौड़ता है, ये तो मैंने स्टेटमेंट दे दिया। अब स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग बनाऊंगा क्या, मैं लिखता हूं इधर डज ही,
मैं यह कंफर्म करूंगा क्या वो दौड़ता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव आएगा। एक चीज यहां गौर की देने वाली है, ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ में आपका हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग आएगा। ठीक है, और जब आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग आएगा। जैसे यहां लिखता हूं मैं, इसी को ले लेते हैं, इसे पॉजिटिव में लिख देते हैं। ब्रिजेश रन्स। ठीक है, ब्रिजेश दौड़ता है, तो मैं यहां क्या हो जाएगा, डज नॉट ही, क्या वह नहीं दौड़ता। ठीक है, अब देखिए आपका ये स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव स्टेटमेंट है आपका ये। पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ आपका ये नेगेटिव टैग आया है। हमेशा यही रहेगा हर केस में। अगर आपका नंबर चेंज होगा, डज की जगह डू हो जाएगा। यहाँ आपका नंबर चेंज कर दीजिए, डज की जगह डू हो जाएगा। अगर आप टेंस चेंज कर देंगे तो टेंस चेंज करने के साथ वो डिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम्पल फिर भी आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगा। तो आप समझदार हैं, अगर नहीं आप फिर भी आपको जरूरत है तो देखिए मैं आपको और भी दे देता हूं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, दे सिंग स्वीट। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, डोंट दे कर दीजिए या फिर डू नॉट दे कर दीजिए। तो ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग। ठीक है, और अगर आप डिड का यूज देखना चाहते हैं तो मैं लिख देता हूं, मीरा डिड नॉट लर्न हर लेसन। अब क्या हो जाएगा, डिड शी। तो ये आपका नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव टैग। ठीक है सर, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं रही। अब जो नेक्स्ट यूज है, नेक्स्ट और लास्ट यूज। नेक्स्ट और लास्ट यूज है जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या फिर आप किसी को इनवाइट करते हैं, तो वहां पर ग्रेटर एम्फेसिस के लिए क्या यूज करेंगे, और ग्रेटर एम्फेसिस इन इनविटेशन एंड रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में और इनविटेशन में ग्रेटर एम्फेसिस के लिए आप इसका यूज करेंगे। ठीक है सर, कैसे, मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। इधर देखिए, एग्जांपल्स जल्दी समझ में आ जाता है हमेशा की तरह। इधर एग्जांपल्स देखिए, मैं लिखता हूं, डू स्पेंड सम टाइम फॉर योर सिस्टर। आप यहां कह रहे हैं कि आप अपनी बहन के लिए डू, डू का मतलब यहां पर एम्फेसिस देने के लिए, डू स्पेंड सम टाइम फॉर, अपनी बहन के लिए अब थोड़ा सा समय व्यतीत करिए, रिक्वेस्ट हो गई। ठीक है सर, मैं कहता हूं डू हेल्प हिम, उसकी सहायता करिए। रिक्वेस्ट हो गई तो यहां एम्फेसाइज हो गया, ये सेंटेंस हमने एम्फेसाइज कर दिया है। ठीक है, जैसे अक्सर करके होता है, घर में कोई रिश्तेदार आया है तो डू कम, क्या कर जिद करते हैं ना, कह रहे नहीं और लीजिए, चाय पीजिए, अरे नहीं आइए चाय पीजिए सर, तो क्या हो गया, डू कम एंड सिप टी विद अस। अरे आइए यार हमारे साथ चाय पीजिए, बैठिए शर्मा जी चाय पीजिए। डू कम, तो डू कम है आपका एम्फेसिस शो कर रहा है। डू कम का मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ ये डू, डू यहाँ पर एम्फेसिस शो कर रहा है, सेंटेंस को इसने एम्फेसाइज कर दिया है। तो ये तो आपके डू डज और डिड के यूजेस थे। ठीक है सर, अब इसके बाद जो हम यूज सीखने वाले हैं, अब ऑक्सिलरी वर्ब में रह गई आपकी हैव एंड हैड, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो जब हम हैव एंड हैड को यूज करते हैं, चलिए मैं लिखता हूं इधर। अब क्या है आपका, हैज, हैव एंड हैड एज ऑक्सिलरी।
अब इनका हैज, हैव और हैड का आप सहायक क्रिया के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ऐसे जैसे हमने डू डज डिड के लिए देखा था कि उनको जब आप एज ए प्राइमरी या फिर ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में यूज करते हैं, तब क्या होता है आपका, वो हमेशा ट्रांजिटिव रहती हैं। और ऐसे ही इनके साथ भी होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं, इनके लिए मैं लिख देता हूं, when has, have and had are used as primary principal, as principal। प्रिंसिपल का मतलब जानती हैं, प्रिंसिपल मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब। ठीक है, तो ये भी आपकी ट्रांजिटिव रहेंगी हमेशा, दे रिमेन ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव की आप प्रॉपर्टी जानते ही हैं, क्या है, एंड नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एग्जांपल्स मैं आपको दे ही देता हूं, जैसे ही हैज अ पेन, उसके पास एक पेन है, तो यहां हैज का यूज जो है आपने एज अ प्राइमरी या फिर प्रिंसिपल या फिर मेन वर्ब के रूप में किया है। उसके पास एक पेन है या फिर वो एक पेन रखता है, ही हैज अ पेन, तो यहां पर आपका पेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसे ही अब प्लूरल क्या होगा, मैं लिख देता हूं, दे हैव, और उनके पास घोड़ा है तो ये हैव हो गया। अगर हैड चाहिए तो टेंस चेंज कर दीजिए, मैं लिख देता हूं, दीपक हैड अ पेन, दीपक के पास पेन था। तब क्या है आपका हैड, आपका एज अ प्रिंसिपल वर्ब और आपका मेन वर्ब हमने यूज किया है। ठीक है, अब इसका जब हम ऑक्सिलरी के यूज में, ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग करेंगे, तो हैज, हैव एंड हैड एज ऑक्सिलरी। ठीक है, जब आप इनको ऑक्सिलरी के यूज रूप में यूज करेंगे तब क्या होगा सर, तो ये हम पता है हमको कि ये हमेशा क्या होगा, हमेशा परफेक्ट टेंसेस में यूज होंगी। ठीक है सर, इनका यूज क्या होगा, ऑलवेज इन परफेक्ट टेंसेस। परफेक्ट टेंस का मतलब हमेशा परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी के रूप में यूज होंगी। जब ये ऑक्सिलरी के रूप में यूज होंगी तो हमेशा परफेक्ट टेंस में ही ये यूज होंगी। अब परफेक्ट टेंस का मतलब आपका परफेक्ट प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा आप हैज का सिंगुलर के लिए, ठीक है सर, और हैव का प्लूरल के लिए, यह नंबर की बात हो रही है। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप पास्ट की बात करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में आप यूज करेंगे हैड का। ठीक है, और ऐसे ही अगर आप बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट में आप हैव को यूज करेंगे, लेकिन वो विल और शैल के साथ में आप हैव का यूज करेंगे। ठीक है सर, एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं यहां। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम यहां, तो एग्जाम्पल में लिखता हूं, किशोर हैज संग अ सॉन्ग। ठीक है, अब यहां देखिए, अब जब भी परफेक्ट टेंस होगा तो हैज प्लस में आपका पास्ट पार्टिसिपल आएगा हमेशा। ठीक है सर, हमेशा पास्ट पार्टिसिपल, यहां भी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यहां भी प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल आएगा, और यहां भी प्लस आपका पास्ट पार्टिसिपल, हर जगह पास्ट पार्टिसिपल इधर आएगा। ठीक है, और मैं दूसरा एग्जांपल लिख दूं, मैं लिख देता हूं, वीरेश
हैड गॉन। ठीक है, तीसरा एग्जांपल मैं लिख देता हूं, लतेश विल हैव रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ विल और शैल का जब हम आगे यूज पढ़ेंगे, एज अ मॉडल यूज पढ़ेंगे और टेंस पढ़ेंगे तब, नहीं तो विल आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ आपका जो विल है ये हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए आएगा और शैल हमेशा प्लूरल नंबर के लिए आएगा। और भी बहुत सारे यूज है, आगे पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी ग्रामर हमको पढ़नी है। तो ये आपके यूज थे प्राइमरी ऑक्सिलरीज के। ठीक है, आज के लिए कल हम पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरीज, मींस नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप इन्हें पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अब टेलीग्राम चैनल भी क्रिएट कर दिया है बिगिन टू लर्न के नाम से। बिगिन टू लर्न के नाम से अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप वहां पर सर्च करिए बिगिन टू लर्न, वहां पर आपको वही सेम लोगो जो यहाँ यूट्यूब चैनल का है वहां मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जैसे ही आपके लिए वीडियो अपलोड होगी तो वहां भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब पर, या फिर आपको नोटिफिकेशन तो मिल जाएगा। दूसरी चीज, दूसरे फायदा आपको ये होगा कि आप वहां से सीधा प्रैक्टिस सेट करने के लिए यहाँ आपको लेसन पढ़ने को मिल जाता है, उसके बाद पीडीएफ इसकी, और पीडीएफ के साथ साथ प्रैक्टिस सेट्स भी वहां आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको भी टेलीग्राम वाले चैनल को भी आप ज्वाइन करिए, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, तो मैं जल्दी से जल्दी वहां पर पीडीएफ और प्रैक्टिस एक्सरसाइज डालना शुरू कर दूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।